आज हम लोग सॉल्व करेंगे डीएलएड का 2024 का सामाजिक अध्ययन का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिपिटक ग्रंथ है जैन साहित्य का, बौद्ध साहित्य का, वैदिक साहित्य का या इन सभी का? तो ऑप्शन नंबर 1 जैन साहित्य सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था? बकरी, घोड़ा, कुत्ता, गाय। कौन था? कुत्ता था। क्वेश्चन नंबर 3, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? खुफरू, फीसू, फूसी, जापान, चीन या भारत? तो चीन का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 4, चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? ऑप्शन 1 है किन्शी हुआन, दूसरा शुआन, तीसरा सूफी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, रास तरंगिणी ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 कौटिल्य, दूसरा कल्हड़, तीसरा वेदव्यास, चौथा मेगस्थनीज। किसने की थी? कल्हड़ ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6, नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ था? ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या चीन की सभ्यता? तो किसका हुआ था? मिस्र की सभ्यता का हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, शून्य अक्षांश रेखा किस किस नाम से जाना जाता है? तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, रेडक्लिफ रेखा। तो इसको हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है? ऑप्शन नंबर एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? आर्यभट्ट, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो कौन था? राकेश शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 10, पंचायती राज व्यवस्था की निम्नतम स्तर स्तर संस्था है? गांव, ग्राम पंचायत, नगर पालिका या जिला पंचायत? तो सबसे निम्नतम स्तर संस्था क्या है? ग्राम पंचायत है। क्वेश्चन नंबर 11, जिले का कामकाज देखने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? जिला विकास अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी या ग्राम प्रधान? तो कौन होता है? जिलाधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 12, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, सीवी रमन या इनमें से कोई नहीं? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है। क्वेश्चन नंबर 13, नासा की स्थापना कब हुई थी? 19 जुलाई 1958, 20 जुलाई 1960, 21 जुलाई 1969 59 या इनमें से कोई नहीं? तो 1958 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है या कथन किसका है? रॉबिन्सन का, जेके मेहता का, कीन्स का या एडम स्मिथ का? तो ये कथन एडम स्मिथ का है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, कठोपनिषद से, यजुर्वेद से, मुंडकोपनिषद से? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे प्राचीनतम वेद का नाम लिखिए। तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 17, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? विष्णुगुप्त थे या उनको चाणक्य भी कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 18, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 19, मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के घाटी में विकसित हुई है? दजला और फरात के किनारे विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो उसमें 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। क्वेश्चन नंबर 22, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। क्वेश्चन नंबर 23, मानचित्र के कितने घटक होते हैं? मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 24, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है, जो कि कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 25, नगर निगम के अध्यक्ष का पदनाम क्या होता है? महापौर होता है। क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कांगो नदी काटती है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। क्वेश्चन नंबर 29, परिक्रमण गति किसे कहते हैं? कि परिक्रमण गति कि परिक्रमण उसको कहते हैं जब पृथ्वी जैसे सूर्य के चक्कर लगाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, महाभारत के लेखक कौन थे? वेदव्यास थे। क्वेश्चन नंबर 31, सप्त सैनदेव नदियों के नाम लिखिए। तो इसमें सिंधु हो गई, वितस्ता को झेलम कहते थे, अस्कनी को चिनाव कहते थे, प्रश्नवी को रावी कहते हैं, विपाशा को व्यास कहते हैं और शतद्री को
सतलज कहते हैं, और एक सरस्वती हो गई। 7 नदियाँ हो गई, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 32, सौर मंडल या सौर परिवार किसे कहते हैं? सौर मंडल में सूर्य और 8 ग्रह और उनके चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, बौने ग्रह का एक समूह होता है जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य से ये सब बंधे होते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, चारों वेदों का नाम लिखिए। तो पहला हो गया ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद। तथा ऋग्वेद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कि ऋग्वेद सनातन धर्म का प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसको लिखा गया था। ये इसमें 1028 सूक्त पाए जाते हैं, 10 मंडल हैं। जो इसकी व्याख्या करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। इसमें क्या क्या दिया गया है? जैसे देवताओं की स्तुति की गई है। देवता इसमें कौन कौन प्रमुख हैं? इंद्र हैं जो युद्ध और वर्षा के देवता हैं। फिर अग्नि हैं जो वेदों के वाहक हैं और यज्ञ के देवता हैं। अग्नि देवता हैं। विष्णु के बाद यहाँ पे चर्चा की गई है जो रक्षक और संरक्षक की भूमिका में है। सोम की पूजा की जाती है जो एक पेय है। उषा की पूजा करते थे जिनको भोर की देवी कहते थे। और इसमें विश्व की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि विश्व की उत्पत्ति के बारे में इसमें पुरुष सूक्त में बताया गया जो कि 10वें मंडल में है। प्रकृति और ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है कि जो प्रकृति बनी हुई है 5 महाभूतों से मिलकर बनी हुई है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सम्मिलित होते हैं। यज्ञ और कर्मकांड के बारे में बताया गया है। जीवन के व्यवहारिक पक्षों के बारे में बताया गया जैसे परिवार, विवाह, पशुपालन, कृषि, जल, युद्ध आदि विषयों पर इसमें चर्चा की गई है। दार्शनिक और आध्यात्मिक चर्चा भी इसमें की गई है जैसे आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में, जीवन मरण के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में आदि के बारे में संकेत इसमें हमको मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, नदियों के किनारे सभ्यताओं के विकसित होने के क्या कारण थे? तो पहला कारण क्या था कि यहाँ पे पानी की उपलब्धता। पानी की उपलब्धता क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको दैनिक कार्यों के लिए जैसे खाना है, पीना है, इसके लिए हम लोग को पानी की जरूरत पड़ती है। दूसरा क्या है कि उपजाऊ मिट्टी। अब जहाँ पे नदी होगी तो क्या होगा कि नदी के किनारे जो गाद होती है वो जमा हो जाती है और गाद के जमाने से क्या होती है? मिट्टी हमारी उपजाऊ हो जाती है और उपजाऊ होने से हमारी फसल अच्छी होगी। तीसरा क्या कारण था कि सिंचाई की सुविधा। अब पानी वहीं पे है तो वहाँ पे मतलब सींचा जा सकता है, बारिश हो या ना हो उस पर हम लोग डिपेंड नहीं रहते हैं। चौथा क्या है कि परिवहन और व्यापार। अब जैसे जिसको दूर जाना रहता था तो पैदल जाने में ज़्यादा तकलीफ होती थी और व्यापार के लिए सामान ढोने के लिए इतनी चीज़ें नहीं थी। तो पानी के माध्यम से ही, जल के माध्यम से ही लोग सामान को भी पानी में फेंक देते थे, वो वहाँ तक पहुँच जाता था और लोग भी नाव बनाकर या इसी के तरीके से व्यापार करते थे। और पांचवा क्या है कि शिकार। भोजन के लिए मेनली ये लोग शिकार पर निर्भर थे। तो वहाँ पे उनको जैसे कोई शिकार पानी पीने आता था तो शिकार करना आसान हो जाता था और पानी में मछलियाँ मिल जाती थी। तो भोजन के लिए ये लोग मेनली उसी पर डिपेंड थे। क्वेश्चन नंबर 35, यातायात के 2 नियम बताइए। कि हमेशा क्या करना है? यातायात का पालन करना है पहला, और दूसरा क्या हो गया कि हमको हेलमेट और सीट बेल्ट लगा के ही हमेशा कि अपनी गाड़ी चलानी है। तो हमारे दो इसके नियम हो गए। क्वेश्चन नंबर 36, भारत देश के कोई 5 पड़ोसी देशों के नाम एवं उनकी राजधानी लिखिए। तो पाकिस्तान की इस्लामाबाद हो गई, अफगानिस्तान की काबुल हो गई, चीन की बीजिंग हो गई, नेपाल की काठमांडू हो गई, भूटान की थिम्पू हो गई, बांग्लादेश की ढाका हो गई। 6 बता दिए, 5 लिखना है, कोई भी लिख दीजिएगा। मानचित्र की 2 उपयोगिता बताइए। तो पहला क्या हो गया? नेविगेशन और यात्रा की, हमको कहीं जाने के लिए दिशा जानने के लिए उसको नेविगेशन कहती है और यात्रा करने में हमारे लिए मानचित्र हमारा इसका हम लोग उपयोग करते हैं। और दूसरा क्या हो गया? भौगोलिक जानकारी। और तीसरा क्या हो सकता है कि शिक्षण और शिक्षा के लिए, जैसे अगर हमको बच्चों को सिखाना है या पढ़ाना है कि यहाँ पे पर्वत पाए जाते हैं, यहाँ पे हिमालय है, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे कुछ है या राजधानी है कुछ भी, तो हम लोग मानचित्र के माध्यम से आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहली विशेषता क्या थी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के शहर थे वे बहुत ही नियोजित थे। वहाँ की चौड़ी सड़कें थी जो कि समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं। दूसरा क्या था कि पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था जो पहले और या बाकी सभ्यताओं में नहीं किया जाता था।
तीसरा क्या है कि जल निकासी व्यवस्था थी। यहाँ पे क्या था कि घर से सीधे पानी निकलता था, वो नाली में जाता था और नाली से नाले में जाता था, जो आज जो अभी प्रेजेंट टाइम में अब होता है। ये उस समय भी चीज़ें होती थी, उस ज़माने में भी। चौथा क्या होगा, कृषि उत्पादन, कि ये लोग गेहूँ, जौ, दाल की ये सब खेती करते थे, जो बाकी जगह नहीं होती थी। फिर पांचवा क्या होगा, धातु विज्ञान के बारे में इनको ज्ञान था कि तांबा और कांस का ये लोग प्रयोग करते थे। और इसका छठा क्या होगा कि लेखन प्रणाली, जैसे मोहरों और बर्तनों पर अपनी चित्रमय लिपि से ये सब वहाँ पे लिखा करते थे, जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। अक्षांश रेखा क्या होती है, जो भूमध्य रेखा के समानांतर रेखा खींची जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा किसे कहते हैं, जो उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है, और जो, या हम लोग दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि जो अक्षांश रेखा के परपेंडिकुलर होती है, या उसको लंबवत जो होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, तो 5 महासागर हैं। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। अगर पांचों के नाम भी लिखने हैं तो हो गया, सबसे बड़ा कौन सा, प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर, फिर अंटार्कटिक महासागर। तो इस तरीके से हमारा 2024 का पेपर भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कोई दूसरे सब्जेक्ट के साथ कल मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद।